ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करें, ध्यान दो। यूनिट 3 स्टार्ट करें, 2 जो है वो कल ले लेंगे भैया, अभी यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे। यूनिट 3 थोड़ा छोटा है, रजिस्ट्रेशन ठीक है एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अभी जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन अभी हम ले लेते हैं, ठीक है। कुछ फिर बीच में फर्क नहीं पड़ेगा समझने के लिए, हम बीच का यूनिट नहीं लिया तो ठीक है। पहले जो पढ़ा वो तो क्लियर है, क्या एग्रीमेंट वगैरह सभी चीज़ें। बाद में पार्टनर्स कौन से, एक्टिव, स्लीपिंग, बाद में क्या इनकमिंग, आउटगोइंग, ठीक है। तो ये सभी हमने पढ़ा था, क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन ध्यान दो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन में देखो, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आप एप्लीकेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। पहली बात तो ऑप्शनल वहां पे दिया गया। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मे बी इफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग पोस्ट और डिलीवरिंग टू किसे, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मतलब जो रजिस्ट्रेशन करता है उसे क्या बुलाते हैं, रजिस्ट्रार। तो उसको या तो आप जाके खुद दे दो या फिर पोस्ट से भेज दो, ठीक है। इन द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड, जहां पे आपका बिजनेस चल रहा है या बिजनेस चलेगा। अभी आप सिर्फ डिसाइड करो कि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस केस में जिस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना है उस एरिया के रजिस्ट्रार को आपको क्या करना है, एप्लीकेशन भेजना है। एप्लीकेशन में क्या होगा, सिंपल बात है, क्या आपने आईसीआई का एप्लीकेशन किया है ना, क्या क्या था उसमें, नेम, एड्रेस, बाद में क्या, डेट ऑफ बर्थ, मतलब डिटेल्स देनी पड़ेगी। अभी पार्टनरशिप के लिए क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी, नेम ऑफ पार्टनरशिप, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, बराबर। बाद में कैपिटल क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा होता, पार्टनरशिप एट विल होगी या फिक्स पार्टनरशिप होगी। तो ये सभी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो उसमें क्या दिया है, फर्म नेम, प्लेस, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर फर्म कैरीज बिजनेस, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ फर्म। अंडरलाइन करना, द स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय ऑल पार्टनर और एजेंट, या तो पार्टनर साइन करेगा या उनका एजेंट साइन करेगा, ठीक है। आगे, ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब। फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होने नहीं चाहिए। देखो, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पेरियल, ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट या किसी पर्सन से कुछ आपको मदद मिल रही है ऐसा दिखाते, बराबर। रॉयल मतलब वहां पे एक पर्टिकुलर फैमिली, ओके, या किंग की फैमिली, उनकी तरफ से सपोर्ट है, ऐसा कुछ वहां पे ना दिखे। ऐसे वर्ड्स यूज मत करो जिससे गवर्नमेंट का पैट्रोनेज या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मदद मिल रही है ऐसा दिखाई दे। इस वजह से कौन से वर्ड यूज नहीं करने, क्राउन, एम्पायर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज नहीं करने। एज वेल एज और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग द सैंक्शन, अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, तो नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने मदद कंसेंट दी हो यूज करने के लिए तो अलग बात है, अदरवाइज यूज नहीं करना है, इन वर्ड्स को यूज नहीं करना है। एनालिसिस, ठीक है। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, अंडरलाइन करना, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल and one partner cannot compel another partner to join in the registration of firm. It is not essential that firm should be registered from the beginning. Underline करना, it is not necessary that firm shall be registered from the beginning. आप पहले फॉर्म स्टार्ट कर दो बाद में रजिस्ट्रेशन कर दो वो भी चलेगा। वैसे भी रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। तो पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया बाद में रजिस्ट्रेशन किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आगे आगे, when the registrar is satisfied that above mentioned provisions have been complied, तो जब रजिस्ट्रार को लगता है कि सभी प्रोविजंस पूरे किए हैं तो क्या करोगे, सब्सिक्वेंट अल्टरेशन इन द नेम, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सब्सिक्वेंट चेंजेस होते हैं, नेम, प्लेस, कंस्टिट्यूशन, फॉर्म दैट मे अकर ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूस शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। नाम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, वो भी रजिस्टर करना है। तो बोलो क्या क्या सबमिट करोगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होगा, नेम ऑफ फर्म, बाद में क्या, प्लेस, पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस, आगे बोलो, डेट कब स्टार्ट किया, अदर प्लेसेस जहां पे बिजनेस चल रहा है, और क्या, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सबमिट करोगे, कंपल्शन है क्या, नहीं है।
स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया, बाद में रजिस्ट्रेशन किया, चलेगा? यस, ऑप्शनल है, कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे रजिस्ट्रेशन, उसमें हाँ रजिस्ट्रेशन में एनालिसिस, एक एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस में, थर्ड लाइन में, however registration is deemed to be completed as soon as an application is in the prescribed form with the prescribed fee and necessary detail concerning the particular partnership is delivered to the registrar। ऐसा समझा जाता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कब हो गया? कब? जब हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ किसे भेज देते हैं? रजिस्ट्रार को भेज देते हैं, रजिस्ट्रार को मिल जाता है, तो आगे रजिस्ट्रार वो चेक करके क्या करता है? सिर्फ एंट्री कर देता है। अभी आप सिंपल बात है, आप रजिस्ट्रेशन हो गया कब समझते हो? आईसीआई के पास एप्लीकेशन कर, सभी लोग ध्यान देंगे, आईसीआई के पास एप्लीकेशन किया तो आप क्या समझते हो? रजिस्ट्रेशन हो गया। आगे उनका काम है ना, समझ में आ गया? तो वही कि आपने डॉक्यूमेंट सभी सबमिट किए, तो उस केस में आप क्या मानोगे? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होता है? जब आपका फर्म का नाम उनके रजिस्टर में आ जाता है, उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक्चुअल में वो होता है। बट अपना काम खत्म कब होता है? जब आप पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तब। क्लियर? रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी इफेक्टेड इवन आफ्टर सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म। ठीक है, तो देखो रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, पहले करो, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद करो। ठीक है, किसी ने आपके ऊपर केस की, उस वक्त अनरजिस्टर्ड फर्म को कुछ लिमिटेशंस है, आगे पढ़ेंगे, तो उस वक्त लगता है रजिस्ट्रेशन करना, तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कर सकते हो। तो आगे कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? पहला, ध्यान दो, ध्यान दो, एक साइड से वो क्या बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कंपल्शन नहीं है, दूसरे साइड पे क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये लिमिटेशंस है। मतलब आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते इवन तो उसने आपके पैसे नहीं दिए, लेकिन वो आपके ऊपर केस कर सकता है अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए। तो इससे होगा क्या? लीगली आपके पास बिजनेस करने का राइट्स ही नहीं बचेंगे ना, कि मैं गुड्स बेच रहा हूं, उसके ऊपर केस कर रहा हूं, कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मतलब लीगली भले वो बोल रहे हैं ऑप्शनल है, बट प्रैक्टिकली कंपल्शन है। लीगली ऑप्शनल ही है, बट प्रैक्टिकली आप अगर आप देखो कि आप बिजनेस कर रहे हो, किसी को गुड्स बेचे और उसके पास से पैसे नहीं मिल रहे, आप केस ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। फिर से रजिस्ट्रेशन करना कंपल्शन है, हाँ है ना? ना, बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कुछ डिसेबिलिटीज है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्लियर? तो वो रिस्ट्रिक्शन कौन से? नो सूट इन सिविल कोड बाय फर्म एंड अदर पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कोई भी पार्टनर या फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? जिस दिन केस करनी हो, आपको पता चला केस नहीं कर सकते, आप जाके पहले आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन, और बाद में केस की, चलेगा? यस, रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो ना, रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो। तो यहां पे देखो, द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द फर्म अनलेस फर्म इज रजिस्टर्ड। अंडरलाइन करना, अनलेस फर्म इज रजिस्टर्ड। नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो कि आपने मुझे 200 दिए और मैंने आपको 100 दिए थे पहले, तो हम क्या कहते हैं? आपने मुझे 200 दिए थे और मैंने आपको बीच में 100 दिए थे, आप क्या कहते हो? सेट ऑफ कहते हो ना। और वो लास्ट टाइम 100 दिए थे, वो एडजस्ट करके 100 रुपीज ही बचेंगे, तो वो सेट ऑफ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। किसी से पैसे लेने हो और किसी को पैसे देने हो तो सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। मतलब उससे 5 लाख भाई वालों से 5 लाख आने वाले, उनको 2 लाख देने, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 3 लाख दे दो। बराबर? क्या होगा कि ध्यान दो, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना, उसके पास से 5 लाख आने वाले, उसके लिए केस कर सकते हो क्या? हाँ है ना? अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, केस कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन वो आपके ऊपर 2 लाख के लिए केस कर सकता है। यस, मतलब आपको 2 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन वो 5 लाख नहीं देगा, उसके लिए लीगल ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप ये कहते हो नहीं 5 लाख में से 2 लाख कट करके 3 लाख दे दो, वो भी नहीं चलेगा। आपको सेट ऑफ अलाउड है, लेकिन 100 रुपए तक। क्या बात है? हाँ, 100 रुपए तक सेट ऑफ। तूने मुझे 30 रुपए दिए, मैंने तुझे 10 रुपए दिए, अभी तू मुझे 20 रुपए दे दे,
ये चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। वहां पे लिखा हुआ है ना, नॉट अलाउड सेट ऑफ इफ द सूट बी वैल्यूड फॉर मोर देन 100 और परस्यू अदर प्रोसीडिंग टू इन्फोर्स द राइट्स अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट, अलाउड नहीं है। 100 रुपये से ज्यादा हो। आगे क्या है, एग्रीड का मतलब क्या होता है, जिसको नुकसान हुआ। एग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता अनलेस इट इज क्रिमिनल केस। एक पार्टनर ने दूसरे को पकड़ के दो है, वो अगर कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि मुझे केस फाइल करने, कोर्ट बोल रहा है कि मैं तुम्हारी केस नहीं ले सकता क्योंकि फर्म अनरजिस्टर्ड है, ऐसा चलेगा नहीं। वो सिर्फ सिविल केसेस में कि मेरे इतने पैसे नहीं मिले, मेरा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इसके लिए वहां पे हम क्या कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते। लेकिन क्रिमिनल हो, ठीक है, नहीं तो लोग पार्टनरशिप बना के क्राइम करेंगे, मतलब जिसको मारना है उससे पार्टनर बनाओ, ओके, और उससे वहां पे क्या कि ले लो खोपचे में, ठीक है, हाँ खोपचे में ले लो, ओके। मतलब हम कहते हैं ना ऐसा, आपने कभी किया कि नहीं दोस्तों के साथ, वो चादर उसके ऊपर डाल दो और किया कि नहीं, हाँ किया है ना, प्रिंसिपल के साथ किया, हाँ ऐसा किया है ना, ओके। खोपचे में लेना पता है ना, ओके, हाँ ठीक है। तो मैं इंटरमीडिएट में जब भी कोई वर्किंग नोट बनाता हूँ तो वहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 नहीं लिखता हूँ, वहां पे खोपचा नंबर 1, ठीक है, क्योंकि उस आइटम को हम खोपचे में लेके आए, अभी उसका ट्रीटमेंट, हाँ आइटम, हाँ आइटम मतलब अकाउंटिंग आइटम बोल रहा हूँ, हाँ आगे मतलब इंटरमीडिएट में जब बोलते हैं ना तो खोपचे ही बोलता है, ठीक है, लेना है कि खोपचे में ले लो, ओके, तो ले, हाँ आगे। तो थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, हाँ है ना, यस, थर्ड पर्सन कर सकते हैं। तो थर्ड पर्सन मतलब हाँ क्या बोलते हैं उसे, पार्टनर फर्म को छोड़ के बाकी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आगे एनी अदर पर्सन देन पार्टनर एंड फर्म, समझ में आ गया, हंस क्यों रहे हो, हाँ। तो आगे एक्सेप्शन, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। रजिस्ट्रेशन ना हो तो इसमें इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। क्रिमिनल सूट में कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, कर सकते हो ना, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कर सकते हो। दूसरा क्या, 100 रुपए तक के सेट ऑफ के लिए चल सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू सू दिस फर्म और एनी अदर पर्सन, थर्ड पार्टी केस कर सकती है, अलाउड है, क्रिमिनल केसेस में चल सकता है। तीसरा क्या, 100 तक सेट ऑफ चल सकता है अगर वो फर्म फॉरेन फर्म हो, ठीक है, तो उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो यहां पे क्या क्या देखो, थर्ड पार्टी केस कर सकते हैं। आगे बोलो, राइट ऑफ पार्टनर टू सू फॉर डिसोल्यूशन, ये भी चल सकता है। आगे पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर, जो फॉर्म बंद करता है, एसेट कलेक्ट करता है, पैसे वो दे देता है, तो उनके राइट्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या, सेट ऑफ कब तक, 100 तक, तो कब कब फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो कब फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ, कब फर्क नहीं पड़ने वाला, बोलो। थर्ड पार्टी के सूट करने के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा 100 रुपीज के सेट ऑफ तक। तीसरा क्या, ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी, उनके जो अमाउंट कलेक्ट करना हो, पेमेंट करना, उसके राइट से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। आगे राइट ऑफ डिसोल्यूशन का केस कर सकते हैं, और एक वहां पे लिख देना, फॉर क्रिमिनल केसेस, नो इफेक्ट ऑन क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस उसके लिए नहीं होता है, एंड नो इफेक्ट ऑन फॉरेन फॉर्म्स, हाँ यहां के नहीं, जो इंडिया के नहीं है। आगे 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 अगले पेज पे देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन क्या है, ये दोनों में फर्क है। देखो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले बताओ। डिसोल्यूशन मतलब क्या, यहां पे लीगल वर्ड्स में कहा जाता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ, नहीं
डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूरल रिलेशनशिप, जरूरत, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ, हाँ जरूरत, ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूरल, ड्यूरल मतलब क्या, कॉकरोच नहीं दे, हाँ, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप, पार्टनर के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप था वो जब डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है, तो उसे डिसोल्यूशन कहते हैं, बराबर। अब इसमें दो चीजें आती है, ये समझ में आ गया, ड्यूरल रिलेशनशिप, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो चीजें हैं। ध्यान दो, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। तीन पार्टनर है ए बी सी, उसमें से सी जो है वो रिटायर होता है, सी क्या होता है, रिटायर होता है, तो ए एंड बी कंटिन्यू करते हैं, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है या फर्म डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप, क्योंकि अभी भी फर्म चल रही। फर्क समझ में आया, जब तीन में से दो पार्टनर कंटिन्यू कर लेंगे तो फर्म तो चल रही, लेकिन पार्टनरशिप जो तीनों के बीच में थी वो डिसॉल्व हो गई। तीनों के बीच में जो ड्यूरल रिलेशन था, लीगल रिलेशन था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो अभी यहां पे देखो, ध्यान दो, ए बी सी तीन पार्टनर्स है। अभी यहां पे क्या हो गया, बी की डेथ हो गई, आपको ये तो पता होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे फॉर्म बंद करना कंपल्शन नहीं, लेकिन डेथ के टाइम पे फॉर्म बंद हो जाती है। तो बी की डेथ हो गई तो क्या हो जाएगा, फॉर्म ही बंद करनी पड़ेगी, और फॉर्म बंद की, ध्यान दो, फॉर्म बंद की तो तीनों पार्टनर्स का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ बोलो, हाँ बोल रहा हूं ना, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं कि जनरली बोल रहा हूं, अगर कुछ डिसाइडेड ना हो तो रिटायरमेंट में बाकी पार्टनर कंटिन्यू कर लेते हैं और डेथ में फॉर्म बंद हो जाती है। लेकिन उसके अपोजिट आप एग्रीमेंट बना लो। अपोजिट इन द सेंस क्या, अपोजिट मतलब क्या, डेथ हो गई तो भी रिमेनिंग पार्टनर्स फॉर्म कंटिन्यू करेंगे। ऐसा अगर डिसाइड हो तो म्यूचुअली, बराबर ना, मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है, याद है ना, दोनों की मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है, सभी की मर्जी। यहां पे तो तीन लोग हैं, हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा, मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉ क्या बोल रहा है, डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर आपको लगता है फॉर्म डिसॉल्व नहीं करनी है तो कंटिन्यू, मतलब अगर आपको उनको लगता है तो वो मेंशन कर दे एग्रीमेंट में कि नहीं हम फॉर्म कंटिन्यू करने वाले। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्म देखो, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may not lead to dissolution of firm, but dissolution of firm always leads to dissolution of partnership. समझ आ गया। तो यहां पे देखो, dissolution of firm means the discontinuation of dual, मिला क्या, dual, हाँ, dual relation existing between all the partners of the firm, but when only one partner retires or becomes incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency or insanity, the relationship between such partner and other is dissolved, but the rest may decide to continue. अंडरलाइन करना, rest may decide to continue. तो ये क्या हो गया, नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहां पे फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। तो वहां पे लिख देना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लिख दो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may not lead to क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may not lead to dissolution of firm, but क्या, dissolution of firm always leads to dissolution of partnership. बोलो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप तो होता ही, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। वाइंडिंग अप इट इन्वॉल्व्स, डिसोल्यूशन में क्या होता है फर्म के, इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर्स
रियलाइजेशन ऑफ एसेट, बट पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ना तो सिर्फ एसेट रिवैल्यूएट की जाती है। एक पार्टनर जाता है रिटायरमेंट तो हम क्या करते हैं, एसेट रिवैल्यूएट करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं, तो हम कंप्लीटली एसेट बेच नहीं देते। ओके, आपने जो डिसोल्यूशन पढ़ा था ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो किसका था, वो किसका था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और जो रिटायरमेंट का पढ़ा था आपने वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। रिटायरमेंट जो पढ़ा था ना अकाउंट में वो क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जो आपने डिसोल्यूशन पढ़ा था अकाउंटिंग में वो था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं? क्लियर? आगे ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म में बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पार्टनरशिप में क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ये कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं करता, ठीक है। बाद में ये तो रूल लिख के दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may not lead to dissolution of firm and dissolution of firm always leads to partnership, dissolution of partnership. मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कैसे कर सकते हो बोलो? विदाउट ऑर्डर कर सकते हो, यस, म्यूचुअली डिसाइड कर लो, मर्जी, ठीक है, याद आएगा, मर्जी हो तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अभी उसमें भी देखो, अगर पार्टनरशिप एट विल हो तो सभी की मर्जी चाहिए, या एक ने नोटिस दी तो भी चलेगा, एक ने नोटिस दी तो भी चलेगा। और अगर फिक्स पार्टनरशिप हो तो सभी लोग बोलेंगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब क्या, मिलकर डिसॉल्व करेंगे। अंडरलाइन करना, सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। या तो कंसेंट से क्या हो सकता है, नोटिस से, या फिर जिस तरह से उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वैसे डिसॉल्व हो सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, क्या होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन? तो यहां पे या तो टाइम खत्म हो गया, इलीगैलिटी अंडरलाइन करना, सेपरेट एडवेंचर कंप्लीटेड हो गया, या फिर इलीगैलिटी मतलब वो प्रोजेक्ट जो है वो इलीगल, या जो एक्टिविटी कर रहे हो वो इलीगल होता है। तो ऐसी केस में पहले लीगल था अभी इलीगल हो गया, अभी लॉ में चेंज हो गया, इस वजह से आपकी एक्टिविटी क्या होगी, इलीगल, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। आगे डिसोल्यूशन ऑन द बिगिनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कुछ चीजों की वजह से करना पड़ सकता है, अंडरलाइन करना, वो जो स्टेप्स दिए ना उसमें। वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स टर्म, तो बोलो फिक्स पीरियड के लिए बना था फर्म, तो फिक्स पीरियड कंप्लीट होने के बाद। दूसरा क्या, वेयर द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर, और वो क्या हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या, बाय डेथ ऑफ पार्टनर एंड बाय इंसॉल्वेंसी, बाय इंसॉल्वेंसी। तो बोलो कौन कौन सी केस में हो सकता है कंटिजेंसी, कौन कौन सी चीजें आ सकती है जिसकी वजह से हो सकता है? पहला क्या, फिक्स पीरियड, बाद में क्या, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बाद में क्या, डेथ, बाद में क्या, इंसॉल्वेंसी। और आपको इससे बचना है तो मतलब लगता है कि डेथ या इंसॉल्वेंसी में फर्म डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो एग्रीमेंट बनाओ कि जिसकी डेथ हो गई उसे छोड़ के बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू कर लेंगे। ये याद रखना मैंने अभी जो बोला। आगे डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, ये तो पता ही आपको, पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व करना है तो क्या, नोटिस या कंसेंट, नोटिस। और फिक्स पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो कंसेंट, सभी की कंसेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट की तरफ से डिसोल्यूशन ऑर्डर किया जा सकता है, कब, अनसाउंड माइंड, पार्टनर क्या बन जाता है, अनसाउंड माइंड। कौन सा पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, अंडरलाइन करना, वेयर द पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर लिख देना, एक्टिव पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड। वहां पे अंडरलाइन करना, टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन, कोई टेम्पररी पीरियड के लिए बीमार पड़ता है तो वो डिसोल्यूशन नहीं होगा। आगे अभी जैसे हम कहते हैं, ध्यान दो, किसी की डेथ होती है तो उसके लिए कौन होता है, उसका कौन होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, भाई। वैसे कोई अगर अनसाउंड माइंड का बनता है तो उससे उसके लिए क्या बन जाता है, नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब उसका नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। वो उस केस में हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब उसकी देखभाल करने वाला, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे परमानेंट इनकैपेसिटी, कोई पार्टनर अगर परमानेंटली इनकैपेबल बन गया तो भी ऑर्डर किया जा सकता है। जैसे देखो 3 पार्टनर्स है, एक पार्टनर क्या हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया,
तो ऐसे केस में बाकी दोनों पार्टनर कोर्ट में जा सकते हैं डिसोल्यूशन के लिए, ऑर्डर मांग सकते हैं। अगर पार्टनरशिप एट विल हो तो सिर्फ नोटिस दे दो, डिसोल्यूशन हो जाएगा। बट फिक्स पार्टनरशिप हो, एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का बन गया, तो उससे कैसे कंसर्न ले सकते हैं? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना जब साउंड माइंड का, अरे वो साउंड माइंड का होगा नहीं होगा पता नहीं ना, लेकिन मुझे डिसॉल्व करना है, तो कैसे गए? कोर्ट में जाओ, कोर्ट को बता दो, कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि डिसोल्यूशन होना चाहिए। समझ आ गया? जब वो साउंड माइंड का हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बहुत रियली ऐसा होता है कि कभी कभी वो साउंड माइंड का होता है, कभी कभी अनसाउंड माइंड का। ठीक है, जैसे कि किसी का नाम लिया ना, हाँ कौन है? हाँ क्या हाँ ठीक है। तो मिसकंडक्ट, ध्यान दो, वेयर पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग, मतलब जो सूट फाइल कर रहा है उसे छोड़ के बाकी पार्टनर का कोई गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो, ठीक है, तो ऐसी केस में हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर मांग सकते हैं। किस बात के लिए? किस बात के लिए? फर्म डिसॉल्व करने के लिए। क्लियर? आगे, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट में जो जो लिखा है वो कंटिन्यूअसली कोई पार्टनर तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है प्रोविजंस, तो आप कोर्ट में जाओ। अभी ये चीजें लेके कहां पे जाना है? कोर्ट। कौन कौन सी? कोई अनसाउंड बन गया, परमानेंट इनकैपेसिटी है, तीसरा क्या है? मिसकंडक्ट करता है कोई पार्टनर। आगे आगे क्या? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है? एम्बेजलमेंट। क्या होता है एम्बेजलमेंट? कैश की अफरा तफर, मतलब क्या बोलते हैं अफरा तफर, मतलब वो कैश का झोल। ठीक है, आगे झोल झपटे, हाँ ठीक है, झोल, ठीक है, ठीक है, हाँ होगा कुछ। कीपिंग इरनियस अकाउंट, गलत अकाउंट मेंटेन करना। बाद में क्या? होल्डिंग मोर देन कैश देन अलाउड, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम कोर्ट में जा सकते हैं। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना कि अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन किए जाएंगे, हर एक की ड्यूटीज लिखी है, अगर वो फुलफिल नहीं करता तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर देगा। बाद में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या? क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? मेरा फर्म में इंटरेस्ट है, मतलब क्या? मेरा फर्म में शेयर है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहां पे क्या लेना है? ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैं जो प्रॉफिट शेयर करता हूं, मैं यहां पे जो एक्टिव रहता हूं, वो मैं किसी और को ट्रांसफर करता हूं, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में जा सकता है और किसके लिए ऑर्डर कर सकता, किसके ऑर्डर मांग सकता है? डिसोल्यूशन। तो where partner other than partner suing has transferred the whole of his interest in the firm to the third party or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of the land revenue, the court may dissolve the firm। मतलब किसी वजह से वो ट्रांसफर हो रहा है, किसी वजह से वो सेल हो रहा है, तो उस केस में हम डिसोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाद में क्या? परपेचुअल लॉसेस, कंटिन्यूअस लॉसेस चल रहे हैं, उस केस में भी डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हैं कोर्ट के पास। और आगे क्या? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, मतलब क्या होता है? रीजनेबल ग्राउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेडलॉक इन मैनेजमेंट। क्या होता है डेडलॉक इन मैनेजमेंट? मतलब क्या? मतलब दो लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की और दोनों में झगड़ा हो गया, तो अभी कोई भी फर्म में आके बिजनेस नहीं कर रहा, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा। स्पेशली ऐसा कब होता है? जब दो पार्टनर लड़कियां हो, जहां मैं बात नहीं करूंगी, मुझे उसका मुंह ही नहीं देखना है, बहुत बहुत गंदी है वो, हाँ हट गए। तो ऐसी केस में बात करना ही छोड़ दिया। मतलब बॉयज का जनरली ऐसा होता है, दो चार गालियां दे देंगे, बाद में एक हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा जनरली होता है। हाँ ऐसा जनरली होता है। अगेन हो सकता है कि लड़कों में भी लड़कियों के गुण हो वो वाले, ठीक है, बता नहीं सकते बता नहीं सकते, ठीक है, बट गर्ल्स में मैंने ये जनरली देखा है, नॉट नेसेसरी सभी गर्ल्स में होगा ऐसा, ठीक है, बट जनरली गर्ल्स में होता है। ओके, नहीं तो बाहर जाके रोहन सर मुर्दाबाद, रोहन सर मुर्दाबाद, ठीक है, मैं ऐसा ही जनरली बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। गर्ल्स में ऐसा होता है कि हम मुंह ही नहीं देंगे, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, ऐसे टाइप का वहां पे होता है, ठीक है। तो चलो, तो डेडलॉक इन मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया? डेडलॉक इन मैनेजमेंट मतलब क्या? झगड़ा हो गया, बात ही नहीं कर रहे, कोई मैनेजमेंट ही नहीं देख रहा, तो ऐसे केस में फॉर्म डिसॉल्व करना ही अच्छी बात है ना, बराबर ना। आगे, where the partners are not in talking terms between them, वही होगा ना, वहां पे लिख देना, क्या लिखना है? मैं नहीं बोल रहा हूं पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म। लड़कियों में ऐसी उनको कोई तो होगी जिससे वो बात नहीं कर रही है, ठीक है, आई एम श्योर,
ऐसी कोई तो फ्रेंड होगी जिससे वो बात नहीं करे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस है। हाँ नहीं हाँ है या नहीं है? एक तो होगी, एक तो होगी, हाँ पक्का एक तो होगी। अरे नहीं है तो वेरी गुड, ठीक है, हाँ है ना, है, हाँ ठीक है। तुम्हें ऑब्जर्वेशन मेरा अच्छा रहता है, ठीक है। वो दूसरे से पूछा है कि मेरी ऐसी कौन सी फ्रेंड है कि जो जिससे मैं बात नहीं करती, तो ओके हाँ ठीक है। तो लॉस गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे कुछ भी चल रहा हो उसका देखना पड़ेगा सब्सट्रैक्टम। हाँ करो करो दस वो क्या मतलब वही हुआ ना कि लॉस कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे, फाउंडेशन और बेसिस फॉर समथिंग ऐसा बोला है ना सबस्ट्रेटम, मतलब ओवरऑल लॉसेस में ही चल रहा है। क्लियर? आगे ध्यान दो। तो बोलो हम खुद एग्रीमेंट से कर सकते हैं ना बंद, हाँ है ना, कर सकते हैं। बाद में कोर्ट के पास कब जाएंगे? डायग्राम दिया वहां पे, इंसैनिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या शेयर्स, सॉरी ट्रांसफर ऑफ शेयर, अपना जो पार्टनरशिप में शेयर है। बाद में क्या? कंटिन्यूअस लॉस, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर सकते हो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ठीक है, सर्टेन चीजें होती है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, तो उस केस में डिसोल्यूशन होता है। अभी डिसोल्यूशन हो गया तो क्या होगा? अगर डिसोल्यूशन होता है तो क्या होता है, बोलो क्या होगा? बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब ऐसा हो गया कि डिसोल्यूशन आपने डिक्लेयर कर दिया, वो पार्टनरशिप फर्म खुद उठी, अपनी अपनी बैग पैक कर दी और निकल गई। हाँ तो वही मैं पूछा हूं ना, डिसोल्यूशन, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि बंद हो जाएगी? ये बंद हो जाएगी मतलब क्या होगा? मतलब मुझे ऐसा लगा पार्टनरशिप फर्म खुद उठ के खुद की बैग भर रही है, खुद के एसेट वहां पे कहेगी हाँ बेचनी पड़ेगी ना। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या बुलाएंगे? डिसोल्यूशन ऑर्डर किया जाता है। आज बताया कि आज से फर्म डिसॉल्व हो गई, लेकिन उसके आगे क्या होता है? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है? हाँ अमोलगमेशन। अमोलगमेशन कहां पे गए? कुछ भी। तू क्या पहले फाइनल पास होके बाद में इंटरमीडिएट पास होके बाद में फाउंडेशन में आएगा? ये अमोलगमेशन अभी क्या कनेक्शन है उसका? हाँ हो सकता है उसने पहले फाइनल कंप्लीट किया हो, बाद में इंटरमीडिएट हो, बाद में फाउंडेशन अभी पास होना बाकी है। हाँ ठीक है, आगे आगे अमलगमेशन हो गया, कुछ नहीं। ओके, इसे कहा जाता है, ध्यान दो, वाइंडिंग अप। मतलब क्या कि ये चीजें जो है, जो सेटलमेंट्स बाकी है वो सेटलमेंट्स कंप्लीट करना, वो हम क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप बुलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, हाँ पहला क्या है? पहला क्या है, क्या होगा? लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद में कोई पार्टनर कुछ एक्टिविटी करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए लायबल क्या? द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम व्हिच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर डिसोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन। ध्यान देना, मतलब पब्लिक नोटिस दे दो डिसोल्यूशन के बाद में। डिसोल्यूशन के बाद में क्या देना है? पब्लिक नोटिस। और पब्लिक नोटिस देने के बाद में कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं है। बट पब्लिक नोटिस नहीं दी, लोगों को पता ही नहीं डिसोल्यूशन का, और किसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल है क्या? यस, क्योंकि बाकी पार्टनर्स लोगों के दिमाग में क्या है, वो फर्म अभी भी चल रही, तो पब्लिक इसके लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो पहले क्या करना है? सबसे पहले नोटिस देनी। नोटिस देने के बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है पार्टनर किसी और के साथ तो उसके लिए रिमेनिंग पार्टनर लायबल है क्या? नहीं है। लेकिन नोटिस नहीं दी, लोगों को क्या लग रहा है अभी भी फर्म चल रही, उस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाकी पार्टनर्स लायबल है क्या? यस। समझ आया? अंडरलाइन किया, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, नोटिस देनी पड़ती है। हाँ आगे, इससे क्या होगा? आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। नोटिस दे दी उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आगे अगले पेज पे,
राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वुंड अप, बिजनेस वुंड अप मतलब क्या, एसेट बेचना, पैसे कलेक्ट करना और लाइबिलिटीज का पेमेंट करना। वाइंडिंग अप मतलब क्या, एक्चुअली बंद करना। डिसोल्यूशन मतलब क्या, सिर्फ डिसाइड करते हैं कि बंद करना है। और वाइंडिंग अप मतलब क्या, एक्चुअल प्रोसेस, एसेट बेचना, पैसे कलेक्ट करना और देना। बहुत से लोगों को इसमें फर्क पता नहीं होता है, शायद से आपको भी पता नहीं था, ठीक है। तो डिसोल्यूशन पहले डिसाइड होता है और बाद में क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में एक्चुअली क्या होता है, हम एक्चुअली पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इन शॉर्ट। समझ आ गया, ठीक है। एक्चुअली पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया मतलब क्या, एसेट बेच दिए, पैसे ले लिए, लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, तो क्या है, वाइंडिंग अप है। तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज इंटाइटल्ड as against all other partner of the other representative to have, underline करना, to have property of the firm applied in payment of the debts and liabilities, and surplus क्या होगा, surplus distributed among partners। आगे, continuing authority of partner for the purpose of winding up, डिसोल्यूशन की नोटिस दे दी, आगे से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके लिए फर्म लायबल है क्या, डिसोल्यूशन की नोटिस दे दी, आगे से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी पार्टनर ने, फर्म लायबल है क्या, नहीं है। लेकिन जो प्रीवियस सेटलमेंट्स है वो सेटलमेंट्स तो कर सकते हैं ना, मतलब राइट्स कहां तक अवेलेबल है, ठीक से सुनना, जो प्रीवियस सेटलमेंट है वो सेटलमेंट कंप्लीट करने के लिए जो राइट्स लगते हैं वो सभी पार्टनर्स के पास है, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब एसेट बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है ना, एसेट बेचना ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। तो ऐसे इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, ये क्या चल रहा है, सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के लिए जो राइट चाहिए वो आपके पास है, मतलब वाइंडिंग अप के लिए जो राइट चाहिए, जो एसेट बेच के पेमेंट करना है उसके लिए जो राइट चाहिए वो आपके पास है, और कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो क्या बोला है वहां पे, कंटिन्यू ऑथोरिटी, ऑथोरिटी कंटिन्यू रही, किस लिए, अब पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए जो जो चीजें चाहिए, राइट चाहिए वो आपके पास है। तो यहां पे देखना, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म the authority of each partner to bind the firm and other mutual rights and obligation of the partner continue notwithstanding on dissolution so far as necessary, ठीक है। तो वहां पे सिंपली लिख देना, इसमें उनको इतना ही बोलना है, क्या बोलना है, all partners will have right to complete, all partners will have right to complete क्या क्या, previous incomplete transactions एंड क्या, सेटलमेंट, प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस एंड सेटलमेंट। बाद में सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इसके लिए राइट्स है आपके पास, यस। अभी आप मुझे बताओ, सबसे पहले ध्यान दो, क्या करोगे आप, ध्यान दो सभी, कैसे पैसे कहां से आएंगे और कहां पे जाएंगे, ये मुझे सीक्वेंस बता देना। पैसे कहां से आ जाएंगे, एसेट बेच दोगे, राइट, एसेट्स, एसेट बेच के आगे, बाय, एसेट बेच के पैसे आगे, किसे पहले पैसे दोगे, लायबिलिटी कौन सी, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स लायबिलिटी, राइट, यस। उसके बाद में आउटसाइडर्स की लायबिलिटी दे दी, उसके बाद में बोलो पार्टनर्स लोन्स, ओके, यस, पार्टनर्स के लोन दे दिए, आगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल दोगे, उसके बाद में भी पैसा बच गया तो क्या बांटेंगे, सरप्लस बांट लेंगे। तो बोलो पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, बाद में क्या पार्टनर्स लोन, बाद में क्या पार्टनर्स कैपिटल, और बाद में सरप्लस बचेगा तो बांट लेंगे। और पैसे कम पड़ रहे कहीं पे लायबिलिटी देने के लिए तो पार्टनर लेके आएंगे, पार्टनर लेके आएंगे, बराबर, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे दिया है कहां पे पे करोगे, इन पेइंग डेब्ट्स, इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, बाद में रेटेबली ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, बाद में रेसिड्यू जो भी बचता है वो क्या है, डिवाइड करना है किसमें, पार्टनर्स में, एज एन शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्लियर। ठीक है, अगले पेज पे देखना, ठीक है। मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो मैं उसके ऊपर नजर डाल रहा हूं कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा हुआ है। अभी नीचे जैसे कि आप देखते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने, इन शॉर्ट उनको क्या करना है, अगर पैसे कम पड़ रहे हो तो उस केस में क्या है कि पार्टनर्स लेके आएंगे, ये तो आपको पता ही है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया।
ठीक है, तो उसके बारे में एनालिसिस उन्होंने बताया है। ठीक है, आगे पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड ऑफ सेपरेट डेब्ट्स वेयर देयर आर जॉइंट डेब्ट्स। जॉइंट डेब्ट्स मतलब क्या, फर्म का भी उसमें कुछ वहां पे लोन है, ओके, और पार्टनर का भी है, पार्टनर ने जो पर्सनल लिया, तो ऐसे केस में क्या, अंडरलाइन करना, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन फर्स्ट इंस्टेंस in payment of debt of firm, and if there is any surplus then the share of each partner shall be applied to the payment of his separate debt। लोन लिया, उसमें से आधा किसके लिए लिया, पार्टनर के लिए, आधा फर्म के लिए, तो सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, फर्म की लायबिलिटी, सबसे पहले किसका होगा, फर्म की लायबिलिटी, और बाद में जब पार्टनर का सरप्लस बचेगा इन केस, तो वो सरप्लस में से किसका लोन दिया जाएगा, उसका जो लोन लिया था पर्सनल, वो पेमेंट किया जाएगा, मतलब उसके अकाउंट से आना चाहिए। देखो मैंने पर्सनली लोन लिया ना आधा, तो मेरे अकाउंट से कट होना चाहिए ना, और अब ओवरऑल अमाउंट से कट कर लेते तो तीनों के अकाउंट से कट हो जाए, तीनों के हिस्सों से कट हो जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप किसका पेमेंट कर दो, जो फर्म के ऊपर लायबिलिटी, बाद में अगर पैसा बचता है जो भी हमारे नाम पे शेयर आता है उसमें से मेरा पैसा वहां पे कट होगा। पहले ही कट किया तो क्या हो जाएगा, पैसे ओवरऑल कम हो जाएंगे और तीनों में कम जाएंगे। समझ में आया, लायबिलिटी की ओवरऑल पेमेंट कर दो कौन से, फर्म के, बाद में पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट कर लो, पार्टनर को कितना मिलना चाहिए, उस शेयर में कुछ बचता है तो उसमें से कट करके पैसे दे देंगे। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, तीनों के अकाउंट से पैसे कट होके उसकी पर्सनल लायबिलिटी पे कर जाए, ऐसा ना हो। आगे पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन मतलब क्या, डिसोल्यूशन के बाद में आपको पर्सनल प्रॉफिट हो गया, मतलब क्या, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करना, थर्ड लाइन, must be accounted, profits must be accounted for by them to other partner, thus lease expiring on death of partner which is renewed by surviving partner before final winding up belongs to the partnership firm। समझ आ गया, डेथ के बाद में क्या हो गई, लीज एक्सपायर हो गई, उसे रिमेनिंग पार्टनर ने क्या कर ली, रिन्यू कर ली, उससे वो पैसे कमा रहे, तो उस पैसों में जिसकी डेथ हो गई है उसका हक बनता है या नहीं बनता है, मतलब वो अभी है नहीं बट उसके जो भी है, क्या विडो या चिल्ड्रन, उनका हक बनता है कि नहीं बनता है, यस, वो पार्टनरशिप का पैसा है तो उसमें उस पार्टनर का भी हक बनता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, तो बाद में कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया जा रहा है फर्म के एसेट्स से, तो वो फर्म का ही प्रॉफिट है, तो फर्म के पार्टनर्स को सभी को मिलना चाहिए, बाकी पार्टनर्स ये कमाने से रोक सकते हैं। अगर ऑलरेडी कमाया हो तो, अगर ऑलरेडी कमाया हो तो क्या, तो क्या वो बांटने के लिए बोल सकते हैं। एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। व्हाट इज प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन टाइम से पहले डिसोल्यूशन हो गया, वहां पर लिख देना डिसोल्यूशन बिफोर टाइम। और टाइम कहां पे होता है, कौन से पार्टनरशिप में टाइम होता है, एट विल में या फिक्स्ड में, फिक्स्ड में, तो ये सिर्फ फिक्स पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल होता है, तो लिख देना एप्लीकेबल फॉर फिक्स पार्टनरशिप, एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड पार्टनरशिप, एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड पार्टनरशिप। ध्यान दो, प्रीमियम का मतलब क्या है, गुडविल, अपने वर्ड्स में गुडविल। कोई नया पार्टनर आता है फिक्स पार्टनरशिप में, वो 5 साल की पार्टनरशिप है, इस वजह से वो 5 लाख रुपए देता है गुडविल। क्या सोच के गुडविल देता है वो, कि कल जाके जब फर्म को प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें से क्या, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा, और वो जो मैंने पहले एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो 1 साल के अंदर ही फर्म बंद पड़ जाती है, तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था 5 साल के लिए, उसमें से कुछ पैसा वापस मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो, ध्यान दो, इसके लिए टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पढ़ने पड़ेंगे। एग्रीमेंट में अगर लिखा हो कि पैसा नहीं मिलेगा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, या जो पार्टनर पैसे मांग रहे हैं उसी के मिसकंडक्ट की वजह से फर्म बंद पड़ गई तो पैसा मांग सकता है, उसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। या किसी की डेथ की वजह से बंद पड़ गई, तो किसी ने जानबूझ के बंद नहीं किया ना, तो उस केस में भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि इन केस बीच में फर्म बंद पड़ती है तो रिटर्न किया जाएगा, तो आपको प्रोपोर्शनली रिटर्न मिलेगा।
मतलब 5 लाख कितने साल के लिए दिए थे? 5 साल। कितना साल हो गया? 1 साल। तो आपको 4 लाख मिल सकता है, लेकिन वो भी कब? अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ मेंशन किया है या उसके लिए प्रोविजंस है। तो ध्यान देना क्या ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ, अंडरलाइन करना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अर्लियर देन पीरियड फिक्स्ड, द पार्टनर पेइंग द प्रीमियम इज इंटाइटल्ड टू रिटर्न द प्रीमियम ऑफ सच पार्ट thereof as may be reasonable regard being had to the terms of agreement and to the length of time। किसकी तरफ ध्यान देंगे? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और लेंथ ऑफ टाइम, कितना टाइम हो गया इसकी तरफ भी ध्यान देना है। और कब नहीं मिलेगा? अंडरलाइन करना, एक्सेप्ट व्हेन द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, अंडरलाइन करना, बाय डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर, मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर पेइंग प्रीमियम, जो प्रीमियम मांग रहा है उसी की मिसकंडक्ट से हो गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और क्या? पर्स्यूएंट टू एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन रिटर्न की बोली ही नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। कब कब नहीं मिलेगा बोलो? डेथ ऑफ पार्टनर, बाद में मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर हु पेड प्रीमियम, और तीसरा क्या? एग्रीमेंट, ओके, इन एग्रीमेंट देयर इज नो प्रोविजन अबाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो आपको नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा हो कि रिटर्न मिलेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये समझ लेना वर्डिंग क्या है। एग्रीमेंट में लगता है तो आपके वर्ड्स में लिख देना, एग्रीमेंट में लिखा हो क्या कि रिटर्न मिलेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे, पार्टनर पेइंग द प्रीमियम गेट्स अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द प्रीमियम वेयर पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, वही बात है, विदाउट फॉल्ट ऑफ द आइदर पार्टी, मतलब उसका मिसकंडक्ट नहीं है और डिसॉल्व हो गई, ओविंग टू द फॉल्ट ऑफ बोथ ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट ऑफ पार्टनर रिसीविंग द प्रीमियम। ठीक है, पेइंग द प्रीमियम कब मिलेगा? ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिसीविंग द प्रीमियम वेयर द पार्टनर पेइंग द प्रीमियम वाज अनअवेयर ऑफ द एम्ब्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप। मतलब बाद में क्या हो गया? किसी एक की गलती की वजह से, किसी की दोनों की गलती की वजह से, या किसी की पार्टनर की इंसॉल्वेंसी की वजह से बंद पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा या नहीं? यस, राइट। अभी तक कौन कौन से राइट्स पढ़े? जब डिसोल्यूशन होता है पहले क्या करना है? नोटिस देनी है। नोटिस देने के बाद में नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर सकते हो? यस। उसके लिए राइट्स है आपके पास? यस। समझ में आया? उसके लिए राइट्स है। बाद में प्रीमियम मांग सकते हो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बाद में और कौन सा है? अगर बाद में पर्सनल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो वो शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, और कौन सा पढ़ा था हमने? पेमेंट किसका होना चाहिए सबसे पहले? आउटसाइडर्स। ठीक है, और बाद में सरप्लस बचता है तो सरप्लस बांट देंगे। उसमें भी पर्सनल लोन और फर्म का लोन साथ है, तो पहले किसका पेमेंट होगा? फर्म का लोन। बाद में क्या कैलकुलेट करेंगे? सरप्लस, और सरप्लस में से इंडिविजुअल लोन पे किया जाएगा। याद है ना, ये सभी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, एंड राइट वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अभी एक सिंपल बात है कि किसी के फ्रॉड की वजह से डिसोल्यूशन हो गया, तो जिसकी फ्रॉड की वजह से डिसोल्यूशन हुआ उससे डैमेजेस मांग सकते हैं क्या? यस। उससे जो नुकसान हो गया वो मांग सकते हैं। अंडरलाइन करना। तो आपके पास क्या है? टू लीन ऑन द सरप्लस, फर्म क्या कर सकती है? लीन ऑन द सरप्लस और द एसेट ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर द डेब्ट्स ऑफ फर्म हैव बीन पेड फॉर एनी सम बाय हिम फॉर परचेस ऑफ शेयर इन द फर्म एंड फॉर एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। किस हम क्या कर सकते? उसका क्या क्या जब्त करेंगे? उसने फ्रॉड किया तो क्या क्या जब्त करेंगे? उसका फर्म में क्या क्या है? कैपिटल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, सरप्लस है, तो जो जो है वो सब जब्त करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने फ्रॉड किया, उसकी वजह से डैमेजेस वहां पे क्या है कि वो जब्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे अंडरलाइन करना, टू एन इंडेमनिटी फ्रॉम द पार्टनर गिल्टी फॉर फ्रॉड। तो इंडेमनिटी मतलब क्या? इंडेमनिटी नुकसान भरपाई, मतलब क्या? जो लॉस हो गया उसका रीपेमेंट, तो उसके लिए हम उस पार्टनर को लायबल पकड़ सकते हैं। एंड सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद में गुडविल सेल कर सकते हो? यस और नो? यस। लेकिन उसके लिए क्या?
ध्यान देना, अ पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विथ दैट, उससे पहले अंडरलाइन करना कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, पार्टनर के बीच में क्या डिसाइड हो गया ये देख लो, सभी पार्टनर मिलकर गुडविल बेच सकते हैं। एंड लास्ट, कोई एक पार्टनर उस नाम पे कंटिन्यू करना चाहता है तो अगर सभी की परमिशन हो तो कर सकता है, उनको कुछ पेमेंट करके आप परमिशन ले सकते हो रिमेनिंग पार्टनर को और कंटिन्यू कर सकते हो, नीचे दिया है। जनरली आपको फर्म का नाम यूज करना अलाउड है क्या डिसॉल्व होने के बाद में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तीनों ने बनाया था, अकेला यूज नहीं कर सकता, वो तीनों का है और ये तो तीनों वहां पे कहे कि यूज कर सकते हैं, अकेला कोई यूज नहीं कर सकता। बाद में फर्म के क्लाइंट्स को कंटिन्यू करना है क्या? नहीं। बाद में वहां पे क्या, वो उस फर्म का पार्टनर है ऐसा भी रिप्रेजेंट करना नहीं है। और आगे एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड है, वो तो हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। एंड पब्लिक नोटिस कैसे देनी है, लास्ट पब्लिक नोटिस कैसे देनी है, अंडरलाइन करना पेपर में, कौन से? संध्यानंद, आज का आनंद, हाँ। ओके, ऐसा पेपर जो जहां पे आपका लोकेशन है, आपका क्या कह सकते हैं ऑफिस है, उस डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता हो और उस डिस्ट्रिक्ट की जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसे? मदर टंग नहीं, हाँ ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हाँ रीजनल, इसको कोई तो स्पेसिफिक नाम है। तो अंडरलाइन करना, पहले क्या करना है, पहले तो किसे देनी है? रजिस्टर ऑफ फर्म को देनी है, अंडरलाइन करना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। एंड बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश करनी है। एंड इन लिस्ट वन वर्नेकुलर, हाँ वर्नेकुलर, जो वहां पे लोकल लैंग्वेज नोन है, वर्नेकुलर मतलब नोन टू लोकल्स, वर्नेकुलर न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फर्म टू विच इट रिलेट्स हैज इट्स प्लेस। तो क्या क्या करना है, पहले नोटिस किसको देनी है? रजिस्ट्रार। बाद में कहाँ पे प्रिंट करनी है? गैजेट। और कहाँ पे प्रिंट करनी है? न्यूज़पेपर, वो भी कौन सा? वर्नेकुलर लैंग्वेज वाला, जो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता हो, वहां पे आपको सबमिट करना है। बाद में बाकी किसी और पब्लिकेशन में देना हो तो दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट पहला क्या, रजिस्ट्रार को दे दो, दूसरा क्या, पब्लिक को दे दो। पब्लिक को कैसे देंगे? ऑफिशियल गैजेट में छाप देंगे। और न्यूज़पेपर कौन सा? डिस्ट्रिक्ट में बंटने वाला। और कौन सी लैंग्वेज? वर्नेकुलर। अपने अगर पुणे की बात की जाए, ये तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में बंटने वाला सकार है, लोक सत्ता है, लोकमत है, पुणे की बात की जाए तो। और वर्नेकुलर लैंग्वेज कौन सी है? मराठी, ठीक है। तो उस पेपर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऑफिशियल गैजेट में छापना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नो। अब एक काम करना है पहले तो, ठीक है, आज घर पे टाइम निकाल के ये जो 2 यूनिट है वो कंपल्सरी पढ़ने हैं। मैंने आपको वही बोला कि आपने एक बार पढ़ के समझ में आ रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, ओके, एटलीस्ट रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, ये वो पढ़ना ही है। क्लियर? कोई डाउट है? नो। चलो मिलता है कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, ओके, इतना ध्यान से सुनने के लिए, इतना देर बैठने के लिए। कितने घंटे हो गए अभी? हाँ, तो 5 घंटे लगभग हो गए, ठीक है। तो थैंक यू उसके लिए। चलो बाय।